responsible for the fearful depletion of the flora and fauna and loss of biodiversity in India. First, excessive consumption of natural resources for fulfilling human needs such as wood, barks, leaves, rubber, medicines, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. The expansion of the railways, agricultural, commercial, and scientific forestry and mining activities. Large scale development of projects and mining activities. Since 1951, over 5,000 square kilometer of forest was cleared for valley projects. Clearing of forest is still continuing with projects like the Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which would inundate 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। तो कौन सा फैक्टर है जिससे कि डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा फौना और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है इंडिया में? एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि वुड हो गया, वाक, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइस, तो इन सब का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, तो डेवलपमेंट हो रहा है तो रेलवे लाइन आपकी बढ़ रही हैं। एग्रीकल्चर का भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगर कृषि योग्य भूमि चाहिए तो पेड़ और काटे जाएंगे, फ्लोरा और फौना को नुकसान होगा। कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, तो अगर इस तरह के फॉरेस्ट डेवलप करे जा रहे हैं जो कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर ही फ्लोरा फौना को नुकसान होता है। इसी प्रकार आपके माइनिंग एक्टिविटीज़, तो जहाँ हम अगर किसी इलाके में माइनिंग कर दी और वहाँ बहुत बड़ा फ्लोरा और फौना है और फॉरेस्ट एरिया, तो वहाँ माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो इनको नुकसान होना ही होना है। इसके अलावा जो बड़े स्तर पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये बड़े स्तर पर जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसके कारण भी हमारी बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फौना को नुकसान पहुँचता है। तो इसमें उदाहरण दिए गए जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ों को काटा गया है, फॉरेस्ट को क्लियर कराया गया। माइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के पीछे माइनिंग भी एक पॉसिबल फैक्टर कहलाता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया से फॉरेस्ट एरिया को हटाया जाता है। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। तो उदाहरण दिया गया है, जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, तो उसको भी खतरा हो गया है, क्योंकि वहाँ नीचे डोलोमाइट माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो जिससे भी बहुत बड़े एरिया को नुकसान पहुंचा, डिफॉरेस्टेशन हुआ है। इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज एंड ब्लॉक्ड द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। Habitat destruction, hunting, poaching, overexploitation, environmental pollution, poisoning and forest fires are factors। तो इन सब गतिविधियों से भी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हंटिंग, शिकार, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर आर फैक्टर्स विच हैव लेड टू द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। Unequal access, inequitable consumption of resources, and differential sharing of responsibility for environmental well-being. Other important causes of environmental destruction are unequal access, inequitable consumption of resources, and differential sharing of responsibility for environmental well-being. Overpopulation in third world countries is often cited as the cause of environmental degradation. तो overpopulation भी बहुत बड़ा कारण है। Now क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो फॉरेस्ट जो इंडिया में, उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो कितना? 1/3। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस and for protective region. Madhya Pradesh has the largest area under permanent forest, constituting 75% of its total forest area. Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Uttarakhand, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra have large percentage of reserve forest of its total forest area, whereas Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha and Rajasthan have a bulk of it under protected forest.
तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, इसको जानेंगे। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करा हुआ है। तो जितना भी फॉरेस्ट एरिया होगा किसी भी स्टेट में, तो उसमें से 1/3, तो जो 1/3 होगा वो किस में आ जाएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में माना जाएगा। तो इसको परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट भी रेफर करा जाता है। और इसका जो इस्तेमाल होता है, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है उसका इस्तेमाल होता है बेसिकली फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया वो कौन सी स्टेट में, वो आपका है मध्य प्रदेश में, 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। बाकी स्टेट में भी है तो लिस्ट देख सकते हैं। Next we have unclassed forest. These are the forests and wastelands which belong to both government and private individuals and communities. तो unclassed में आपके ऐसे फॉरेस्ट और वेस्टलैंड आएंगे जो कि दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज unclassed forest. All northeastern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by local communities. तो unclassed तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और थर्ड कैटेगरी हमारी इसमें है रिजर्व फॉरेस्ट। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो मोर देन आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है, टोटल फॉरेस्ट का जो आधे से अधिक जो फॉरेस्ट है वो आपका रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट। तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों ही परमानेंट फॉरेस्ट में आते हैं, विच आर मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। Conservation of forest and wildlife in India. The Wildlife Act was implemented in 1972 for protecting habitats, and an all India list of protected species was published. The central government also announced several projects for protecting specific animals. Under the Wildlife Act of 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles, and one dragonfly have been added to the list of protected species. In 1991, for the first time, plants were also added to the list, starting with 6 species. Project Tiger, one of the well-published wildlife campaigns in the world, was launched in 1973. तो ये पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, 1973 में। टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन viewed not only as an effort to save an endangered species but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude. Corbett National Park in Uttarakhand, Sundarbans National Park in West Bengal, Bandhavgarh National Park in Madhya Pradesh, Sariska Wildlife Sanctuary in Rajasthan, Manas Tiger Reserve in Assam and Periyar Tiger Reserve in Kerala are some of the tiger reserves of India. तो मैच द कॉलम में आ सकता है केस स्टडी के अंदर कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन of the forest and wildlife resources is very important. Here are a few steps were taken by common people. In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Dhaka Sanctuary. Villages came up with their own set of rules and regulations which do not allow hunting. They are also protecting the wildlife against any outside encroachment. The famous Chipko movement in the Himalayas was one successful attempt to resist deforestation in several areas. The movement has also resulted in community afforestation. तो चिपको मूवमेंट के बारे में आपको पता ही होगा। चिपको मूवमेंट, तो इसमें जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी, सुंदरलाल बहुगुणा जी और
गौरा देवी जी की मुख्य भूमिका थी, तो ये आपको पता होना जरूरी है। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन टेहरी एंड नवधन्य have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. India Joint Forest Management Program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest. So joint forest management क्या है, इसको समझ लेते हैं, important है। In India, Joint Forest Management Program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest. The program has been in formal existence since 1988, when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management. Joint forest management depends on the formation of local institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the Forest Department. In return, the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produces and share in the timber harvested by successful protection.